चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं दूसरा चैप्टर ज्योग्राफी का, भूमिगत जल का कार्य और उससे संबंधित भूस्वरूप, ग्राउंड वाटर एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म। शुरुआत करते हैं हम लोग सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर से। ठीक है, तो चलिए सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर को अच्छी तरह से समझने के लिए इस डायग्राम को समझने का प्रयास करें तो बहुत आसानी से हम लोग इसको कवर कर पाएंगे। सबसे पहले ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब जमीन के अंदर, धरातल के अंदर जो जल मौजूद है उसे हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल सबसे सुरक्षित और सबसे शुद्ध जल माना जाता था, लेकिन अब मानव क्रियाकलाप के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमिगत जल में भी एक सुरक्षा का सीमा पैदा हो गया है और ये जल उस तरह से अब शुद्ध नहीं रह गया, इसमें भी कई तरह से अशुद्धियाँ आ गई है। फिर भी हमें इस भूमिगत जल को बचाने के उपाय करने होंगे और दुनिया भर के सभी देश मिलकर इस प्रयास में है भी। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये भूमिगत जल क्या होता है। भूमिगत जल को हम लोग सरफेस वाटर भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सरफेस से अंडरग्राउंड होता है। सरफेस मतलब जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं वो सरफेस होता है, या जिस पर निवास करते हैं हम लोग वो सरफेस हुआ। तो इस ग्राउंड वाटर को सरफेस वाटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में अधः सतही जल भी कहते हैं। इस अधः सतही जल या ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर का जो स्रोत है, पहला स्रोत, वो है वायुमंडलीय जल। ये वायुमंडलीय जल जिसको एटमॉस्फेरिक वाटर कहते हैं। तो वायुमंडल में जल की बूंदें जो है संघनित होकर के वायु में लटकता रहता है, यही है वायुमंडलीय जल। और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सतह पर आकर यह एक उल्का की तरह गिरता है, इसलिए इसको उल्का जल भी कहते हैं या मेटियोरिक वाटर भी कहते हैं इसे। तो इसे एक और नाम से जान सकते हैं क्या, मेटियोरिक वाटर। उल्का के तरह धरती में गिरने के कारण इस नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये उल्का पातीय जल धरती पर आता है तो सतह पर, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये सतह पर पहुंचा, सतह पर पहुंचने पर इसे हम लोग कहते हैं कॉनेट और फॉसिल वाटर। फॉसिल वाटर मतलब जीवाश्म जल, क्योंकि मिट्टी में जीवाश्म पाए जाते हैं और उसके संपर्क में ये एटमॉस्फेरिक वाटर, वायुमंडलीय जल आता है, इसलिए हम इसे फॉसिल वाटर भी कहते हैं। इसे कॉनेट वाटर भी कहा जाता है। धरती पर पहुंचने पर, सतह पर पहुंचने के साथ इस जल का कुछ अंश वाष्पीकृत होकर के वापस वायुमंडल में चला जाता है और कुछ जल जो है बहते हुए समुद्र में जाकर के मिल जाता है, सागरीय जल में जाकर के मिल जाता है। यानी समुद्रीय में जो जल जाकर के मिलता है समुद्र में लोटपोट करके, इसलिए इस जल को लोटिक वाटर कहते हैं। जो समुद्र में जाकर के मिल गया इसे लोटिक वाटर कहते हैं, लोटपोट कर समुद्र में जाकर मिल गया। और कुछ जल होते हैं जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, धरती के अंदर प्रवेश कर जाता है रिसाव क्रिया द्वारा। लेकिन इस गड्ढे में, या यूँ बोलिए कि झील में जो पानी बचा रहता है उसे हम लोग कहते हैं लैंटिक वाटर। ठीक है, इस गड्ढे में जो पानी जमा रहेगा या झील में उसको कहते हैं लैंटिक वाटर। अब ये लैंटिक वाटर जहाँ है वहाँ से पानी अगर लगातार निकलता रहे, बाहर की ओर निकलता रहे, तो इसमें सैलिनिटी यानी नमक की मात्रा कम हो जाती है या कम रहती है। तो ऐसे पानी को हम लोग कहते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है, ऐसे जल को हम लोग कहते हैं फ्रेश वाटर। अब ये फ्रेश वाटर
धीरे धीरे बहते बहते जब समुद्र के मैरीन वाटर से मिलता है तो समुद्र का पानी ज़्यादा खारा होता है और फ्रेश वाटर में खारापन नहीं होता है। तो ये पानी फ्रेश वाटर और समुद्र का नमकीन पानी समुद्र के तटीय भाग में जहाँ मिलते हैं, जहाँ इन दोनों का संगम होता है, यहाँ जिस प्रकार का जल मिलता है उसे हम लोग ब्रैकिश वाटर कहते हैं। और इस ब्रैकिश वाटर में ही बहुत अधिक मछलियाँ पनपती है। वो उनके लिए एक आदर्श जगह होता है मछलियों के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया के जितने भी महासागर हैं, महासागर के ऐसे तट में ही बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती है। ऐसे ही महासागर के बारे में आप क्लास 10 में न्यू फाउंडलैंड के तट के बारे में पढ़े होंगे, जापान में भी, जहाँ कुरेशियो और कुरैल की गर्म ठंडी धारा मिलते हैं, वहाँ पढ़े होंगे। तो समुद्र के ऐसी भागों में जहाँ ब्रैकिश वाटर मिलते हैं वहाँ मछलियाँ अधिक पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि फ्रेश वाटर, नॉर्डिक वाटर और फिर अटलांटिक वाटर, इससे हम लोग यहाँ एक तरह से देख पाए कि यहाँ इस तरह से वाटर्स है। अब इसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ये पानी रिसाव क्रिया द्वारा धरती के नीचे अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी नीचे की ओर चला जाता है। चूँकि ये इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव रहता है, इसलिए इसको गुरुत्व जल या ग्रेविटी वाटर के नाम से जानते हैं। ऐसे करके रंध्रों के माध्यम से जहाँ पहुँच जाता है पानी, इसे ग्रेविटिक वाटर कहते हैं। लेकिन जिस लेयर में पहुँच जाता है पानी, उस लेयर में जल हमेशा भरा रहता है। देख सकते हैं यहाँ जल हमेशा भरा रहता है। इस भाग को हम लोग कहते हैं एक्वेफायर, यानी जल भरा। ओके, तो इस भाग में देख सकते हैं कि हमेशा पानी भरा रहता है, 12 मास इसमें पानी भरा रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे एक्वाफायर। अब रही बात कि एक्वाफायर से हम अब आ जाते हैं ये ट्यूबवेल के ऊपर। ठीक है, ट्यूबवेल के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। ये ट्यूबवेल क्या है? इसको हम लोग डग वेल भी कहते हैं। तो जब हम लोग धरती के नीचे से पानी ट्यूबवेल या डग वेल सिंक करके पानी बाहर निकालना चाहते हैं तो इसकी खुदाई करते हैं और पाइप को सिंक करते हैं, नीचे की ओर डालते हैं। तो जब डालते हैं तो नीचे यह सिंक होते हुए जब पहुंचता है तो इसकी 2 लेयर होती है। एक लेयर ऊपर वाले भाग और एक है नीचे वाला। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ एयरेशन। जोन ऑफ एयरेशन, इसे जोन ऑफ एयरेशन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बरसात के दिनों में यहाँ पानी तो रहता है, इस लेवल में पानी तो रहता है, ठीक है ना। लेकिन बरसात के बाद गर्मी के दिनों में यहाँ पर पानी का स्तर नीचे हो जाता है और यहाँ हवा भर जाती है, इसलिए इसे जोन ऑफ एयरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और दूसरा जो नीचे का जो जोन है, नीचे का जो क्षेत्र है, इसे हम लोग कहते हैं जोन ऑफ सेचुरेशन। ये हुआ जोन ऑफ सेचुरेशन। तो जोन ऑफ सेचुरेशन, यहाँ पानी हमेशा भरा रहता है, एक्वेफायर यानी जल भरा कहलाता है। तो जल भरा का 2 लेयर हुआ, एक ऊपर जोन ऑफ एयरेशन और एक जोन ऑफ सेचुरेशन। जब हम लोग सिंक करते हैं, पाइप को अंडरग्राउंड करते हैं, ज़मीन के अंदर डालते हैं, तो अगर हम बरसात के दिनों में इसको सिंक किए हैं तो हमें जोन ऑफ एयरेशन में ही पानी मिल जाता है और हम संतृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हम लेयर नीचे, पृथ्वी के नीचे उस भाग में पहुंच गए जहां से हमें पानी मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मी के दिनों में जब पानी का स्तर यहाँ से सूख जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, तो फिर हम ट्यूबवेल से या फिर डग वेल से पानी ऊपर की ओर नहीं निकाल पाते हैं। तो बुद्धिमानी यही है कि जब हम सिंक करें पाइप को तो हमें ले जाना चाहिए इस पाइप को जोन ऑफ सेचुरेशन तक, जहां 12 महीना पानी भरा रहता है। अब जब इस पाइप को, ट्यूबवेल को या डगवेल को खोदते हैं तो यहाँ पर शुरुआत में कुछ पानी खींच कर निकाल लेते हैं हम लोग। इस पानी के साथ कुछ कंकर पत्थर, मिट्टियाँ भी बाहर निकल आती है और यहाँ पर्याप्त गड्ढा बन जाता है। यहाँ इतना गड्ढा बन जाता है
कि यहाँ पानी का स्टोरेज हमेशा के लिए बना रहता है। यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में स्टोर रहती है, जमा रहती है। और जब भी हम ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं हमें पानी प्राप्त होता रहता है। तो बुद्धिमानी ये है कि जोन ऑफ सेचुरेशन तक इसकी खुदाई करके पानी को निकालते रहे। अब यही सब पानी जब हम लोग उद्योग के लिए, कृषि के लिए या अपने व्यक्तिगत घरेलू इस्तेमाल के लिए निकालते हैं तो जोन ऑफ सेचुरेशन से पानी की मात्रा जो कम हो जा रही है दिन पर दिन। और यही आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि पानी का एक खतरा मानव जगत में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पानी का उपयोग हम लोग बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं खेती, गृहस्थी, उद्योग के लिए। ठीक है। अब यहाँ जो पानी यहाँ पर जो देख रहे हैं, इस गड्ढे में जो स्टोरेज रहता है पानी, यहाँ जो पानी संचित रहता है या स्टोरेज रहता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिएटिक वाटर। फ्रिएटिक वाटर याद रहे। और इसकी ऊपरी सतह को फ्रिएटिक लेवल कहते हैं। ये जो यहाँ पर है इसकी ऊपरी लेयर, ये ऊपरी सतह को फ्रिएटिक लेवल कहा जाता है। और ठीक इसके ये फ्रिएटिक लेवल और ठीक इसके नीचे ऊपर वाले को फ्रिएटिक टेबल और नीचे वाला को हम लोग कहते हैं मेजोमेटिक लेयर या सरफेस। क्लियर है। तो इस तरह से इसके भी दो लेयर हो गए। एक बात और ध्यान देना है हम लोग को कि ये जो आप देख रहे हैं कि शंकुनुमा जो आकार है, आप जब चित्र बनाएं तो शंकुनुमा ही इसे बनाइए। इसको कीपनुमा यानी उल्टा ना बना दे। ठीक है। क्योंकि मिट्टी जब ऊपर से नीचे गिरता रहेगा तो इसकी आकार ऐसा ही होगा, ना कि फ्यूनल या कीप के तरह। ठीक है। तो शंकु के तरह ही इसको आकार देना है हमें जब हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे। तो अब ड्राइंग बनाए ना बनाए वो बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जहाँ स्टोरेज होता है पानी का फ्रेडरिक लेवल के पास, तो वहाँ जो स्टोरेज बनता है उसकी आकार कैसी हो सकती है, तो याद रहे शंकु की तरह उसकी आकार होगी। जोन ऑफ सेचुरेशन जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जोन ऑफ सेचुरेशन, यहाँ सेचुरेशन माने संतृप्त, यानी जल से हमेशा लबालब रहेगा। 12 महीना यहाँ पर पानी भरा रहता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं जल भरा या एक्विफेयर। और ऊपर इस जोन के ठीक ऊपर, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, इस जोन के ठीक ऊपर जहाँ बरसात के दिन में ही पानी रहता है, बरसात के बाद पानी का स्तर नीचे उतर जाता है, तो उस जोन को हम लोग कहते हैं, इस जोन को कहते हैं एक्वाक्लूड। हो गया, एक्वाक्लूड कहा जाता है। इस तरह से एक्वाक्लूड को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बरसात के दिन में यह पानी एक्सक्लूड हो जाता है। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकल जाता है, एक्सक्लूड, इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड हो जाता है, इसलिए एक्वाक्लूड, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं पानी के अन्य स्रोत में। अन्य स्रोत में आपको मिलेगा फिल्म वाटर के बारे में। ठीक है। तो ये फिल्म वाटर क्या है? बरसात का पानी या एटमॉस्फेरिक वाटर जब नीचे की ओर, धरती की ओर आता है तो लीचिंग की क्रिया शुरू होती है, अर्थात जल छन करके नीचे की ओर जाने लगता है। और अगर वहाँ पेड़ पौधे अधिक मात्रा में है तो ये पानी जो है, इस पानी को जो है पेड़ पौधे की जड़ें अपने में कंटेन कर लेती है, उसे जाने नहीं देती है, अपने जड़ में समाहित कर लेती है, पकड़ लेता है उस पानी को। और उस पानी को फिर पेड़ पौधे ग्रहण करके पत्ती के माध्यम से वाष्पीकरण की क्रिया करके वायुमंडल में पुनः लौटा देता है। एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रकृति के जो भाग है, यानी जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मददगार है, यानी जल चक्र को चलाने में मददगार है। ये क्योंकि जल नीचे जो जा रहा था उसको पकड़ के वाष्पीकृत करके फिर वायुमंडल में पानी को लौटा देना और फिर वापस धरती में उसी की वजह से वर्षा होना, धरती में वापस आना, तो ये एक हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि पेड़ पौधे हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस में सहायक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये एक पानी फिल्म, इसे हम लोग क्या कहेंगे? फिल्म वाटर। इस तरह के पानी को कहेंगे फिल्म वाटर। अब ये फिल्म वाटर को याद रखने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जैसे पेड़
नीचे जाते हुए पानी को बोल रहा है कि ये नीचे मत जाओ, हम तुम्हें फिल्म दिखाएंगे। तो इस तरह से उसको कंटेन करके रखता है पेड़ पौधे। अब आती है बारी ज्वालामुखी। देख सकते हैं ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है यहाँ। तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो जल नीचे की तरफ है वो उद्गार के समय आसपास के पानी भी लावा के संपर्क में या मैग्मा के संपर्क में आता है, तो उसके साथ वो मजबूर होता है वाष्पीकृत होकर के ऊपर निकल जाना। और आपको पता होगा कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो सबसे अधिक मात्रा में जल वाष्प ही निकलते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में जल वाष्प निकलना मतलब इसके साथ पानी ऊपर चला आता है, ठीक है। लेकिन कुछ जल होते हैं जो इसके किनारे में छिप जाते हैं, जम जाते हैं और मैग्मा के प्रभाव में रहता है ये, इसलिए इसको मैग्मेटिक वाटर भी कहते हैं। ये भी भूमिगत जल के स्रोत है, मैग्मेटिक वाटर। मैग्मा के संपर्क में होने के कारण ऐसा इसे मैग्मेटिक वाटर कहा जाता है। इसके बाद जो वर्षा जो वैल्केनिक के माध्यम से एरप्शन के माध्यम से जलवाष्प वायुमंडल में गया या फिर वर्षा का पानी जब धरती में वापस आया, तो पर्वत में कहीं कहीं पर जहाँ धर लीजिए कि जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और उसकी लावा ठंडी होकर अब जम गई है, मैग्मा ठंडा होकर जम गया है, तो उस मैग्मा के कुछ गड्ढे में, चट्टान के छिद्र में कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी निकलता नहीं है बाहर। एक तरह से बोल सकते हैं कि इसका वाष्पीकरण नहीं होता है, यानी इस जल का विनाश नहीं होता है या वाष्पीकृत नहीं होता है, और फिर यह जल हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस या साइकिल में सहायता नहीं करता है। इसलिए हम ऐसे जल को, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस पानी का कोई फिर से जन्म नहीं होता और ना ही मृत्यु होता है, वो चट्टानों के दरारों में छिपा रहता है। इसे निकाला जा सकता है, उतना ही फिर मैग्मा को गर्म करना होगा जितना गर्म अवस्था में ये समाया था। तो इस पानी को, इस जल को ज्वेलियन वाटर कहते हैं। ये ज्वेलियन वाटर जो जल चक्र में शामिल नहीं होते हैं, जल चक्र में इसका योगदान नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं अंग्रेजी में एक शब्द, एक सेंटेंस में, कि ये ऐसे वाटर होते हैं दैट्स नेवर कम इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। कभी भी इनका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में अंशग्रहण नहीं होता है और ना ही इनका पुनर्जन्म होता है और ना ही मृत्यु, यानी जन्म और मृत्यु से ये मुक्त है। इसलिए ये हमेशा युवा है, इसलिए युवा जल या जुवेलियन वाटर हम लोग इसे कहते हैं। चलिए जल के एक और स्रोत के बारे में देखते हैं कि जब पर्वतीय ढाल में वर्षा वहाँ अधिक होती है, तो पर्वतीय ढाल के वजह से जहाँ पर्वत के सेडिमेंट्री रॉक माने अवसादीय चट्टान होते हैं और उस चट्टान में अगर छिद्र होता है तो छिद्र के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से पानी जो है वहाँ जमा हो जाता है। और पर्वतीय भाग में इस तरह से इस भाग में जो पानी जमा हो जाता है ये झूलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लटकता हुआ जल टेबल या पर्च वाटर टेबल, इसे पर्च वाटर टेबल या लटकता हुआ जल वाटर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका नाम है लटकता हुआ जल टेबल यानी पर्च वाटर टेबल। तो एक वाटर टेबल यहाँ है और एक वाटर टेबल यहाँ है, ठीक है, एक समतल भाग में है और ये एक लटकता हुआ प्रतीत होता है। अब जब वर्षा होगी तो इस पानी पर, इस जल पर दबाव और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि रिसाव क्रिया द्वारा यहाँ पानी की मात्रा और बढ़ेगी, तो बहुत ज़्यादा रिसाव से यहाँ दबाव पड़ेगा पानी पर। और यहाँ पर अगर मनुष्य द्वारा या स्वतः कोई छिद्र हो जाए, होल हो जाए, तो पानी दबाव के साथ बाहर निकलना शुरू करेगा। इस तरह से पानी का फोर्स के साथ ऊपर आना ही आर्टिजियन वेल कहलाता है। और आर्टिजियन वेल, इसको आर्टिजियन वेल कहते हैं। आर्टिजियन वेल की जो मात्रा है बहुत अधिक देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। तो चलिए इस तरह से हम लोग देखें। और एक सागरीय जल भी है, भूमिगत जल के स्रोत, ये सागरीय जल जो रिसाव क्रिया द्वारा भूमि के अंदर या पताल के अंदर चले जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ग्राउंड वाटर के सोर्स क्या हैं।
इसमें एक चीज़ हम लोग और देख पा रहे हैं कि ये दो चक्र चलता है, एक प्राकृतिक चक्र द्वारा जल चक्र चलता है और एक मानव द्वारा, ये मानव द्वारा हुआ ये डगवेल या फिर चापानल जिसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं, सुने होंगे। तो ट्यूबवेल या डगवेल एक मानव द्वारा होता है जल चक्र का, और यहाँ एक प्राकृतिक पेड़ पौधे द्वारा, क्योंकि हम भी पानी को जब ऊपर लाते हैं तो उसका अधिकांश जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, और पेड़ पौधे भी वही फिल्म वाटर को ग्रहण करके वायुमंडल में वाष्प के माध्यम से पहुंचा देता है। तो इस तरह से जल चक्र चलता है मनुष्य द्वारा भी और प्रकृति द्वारा भी। अच्छा, आपसे अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि पर्वतीय भाग में या प्लेट्यू में या मैदान में कहाँ पर ग्राउंड वाटर अधिक मात्रा में होगा या अच्छी मात्रा में पाया जाएगा, तो आप सोचकर थोड़ा जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए बता देते हैं इसको क्या उत्तर होना चाहिए। बेशक मैदानी भाग में ज़्यादा होगा, क्योंकि मैदानी भाग समतल होते हैं और अधिकांश वो सेडिमेंट्री रॉक से बने होते हैं, वहाँ पोरस से कमज़ोर होती है, छिद्र कम होता है, रिसाव क्रिया द्वारा पानी समतल सतह होने की वजह से नीचे जाकर जम जाता है, तो ग्राउंड वाटर में वृद्धि होती है, यहाँ पर एक्वाफायर मात्रा में वृद्धि होती है। लेकिन पर्वतीय भाग में तो मैदानी भाग से अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ क्यों ऐसी स्थिति नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ जो है पर्वतीय ढाल में है, अर्थात अधिकांश पानी या जल पर्वत के ढाल का अनुसरण करते हुए वहाँ से बह करके नीचे की ओर चला जाता है। और पठार में क्यों नहीं होगा? पठार तो समतल होता है लगभग, है ना। तो प्लेट्यू में इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लेट्यू यानी पठार की जो चट्टान होती है वो बहुत कठोर होती है, उसमें सांद्रता या ये बोलिए सेडिमेंट्री रॉक की कमी होती है और उसमें छिद्र नहीं होते, रिसाव क्रिया कम होता है, इसलिए वहाँ पर प्लेट्यू के क्षेत्र में ग्राउंड वाटर उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ एक और बात देख लिए। अच्छा, अब आ रहे हैं हम लोग एक चीज़ पर और चर्चा कर ले कि ये जो हम बीच बीच में आपको बताते समय यहाँ बोले ये लोटिक वाटर लोट कर समुद्र में गिरता है, तो आप लोट करके लिखने मत जाइए, उसको याद रखने के लोटिक वाटर को कैसे याद रखा जाए, तो लोट कर बोला गया। उसी तरह फिल्म वाटर की जब हम चर्चा किए यहाँ, तो फिल्म दिखाने के लिए पानी को पेड़ अपने जड़ में रख लेता है, कंटेन कर लेता है, पकड़ कर रखता है, फिल्म दिखाने के लालच में इसको नीचे जाने नहीं देता। तो ये नीचे जाने नहीं देता है, जड़ में कंटेन करके रखता है फिल्म दिखाने के बहाने। तो ऐसा नहीं है कि फिल्म दिखाने के बहाने, वो जस्ट याद रखने के लिए कि फिल्म वाटर इसे कहा जाता है। आज जुवेलिन वाटर को भी बोला गया कि जन्म और मृत्यु से मुक्त होता है, ये हमेशा जवान रहता है, युवा अवस्था में रहता है, इसलिए इसे युवा जल या जुवेलिन वाटर कहते हैं। ऐसा तो है नाम इसका जुवेलिन वाटर, ठीक है, जो जल चक्र में शामिल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जन्म और मरण से मुक्त होता है, ये बात लिखने की नहीं, ये बात समझने के लिए मैंने कहा कि युवा जल या जुवेलिन वाटर। इस तरह से विभिन्न भागों को हम लोग देखें और जल के विभिन्न माने ग्राउंड वाटर के विभिन्न स्रोतों को देखें क्या क्या है, तो इस तरह से हम इसको खत्म कर पाए और आगे हम लोग फिर आएंगे एक नया विषय को लेकर के, ज्योग्राफी का एक नया विषय को लेकर के आएंगे इसी चैप्टर से। तब तक के लिए आप इसे तैयारी कीजिए और खुद से इसकी डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए, तो बेहतर रिजल्ट होगा, अच्छा होगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू।